नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार। एक्चुअली में ये वीडियो कल ही आ जाना चाहिए था, लेकिन बुखार की वजह से ये वीडियो नहीं आ पाया। लेकिन चूँकि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत सारी चीज़ें घट रही हैं, तो हम सबको उन चीज़ों के प्रति अवेयर रहने की और एक जागरूक नागरिक के तौर पे चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि दुनिया का सबसे बड़ा बलशाली देश अमेरिका, ईरान ने उसको घुटने टिकवा दिए हैं। और न केवल घुटने टिकवा दिए हैं, बल्कि एक जो राजनीतिज्ञ हैं उनका कहना है कि ईरान ने परमाणु परीक्षण कर लिया है और वो परमाणु परीक्षण स्टेट ऑफ हार्मुज पे है कि वो जब चाहेगा मुंडी मरोड़ लेगा। पहली बार ऐसा हुआ है कई सालों में, ईरान से हमने तेल के ऑर्डर कर दिए हैं। और ख़ास बात यह है कि पाकिस्तान को ईरान ने अपना दोस्त बताया है, उसके वो तारीफ़ की हैं। वही इस पूरे प्रकरण में हम कहीं नहीं हैं। भारत के जो प्रेजेंस होती थी वो कहीं भी नहीं है। तो वो एक ऐड आती थी, आपने याद होगा, कि पापा मोदी ने वार रुकवा दी। तो अब मुझे लगता है इस स्लोगन को भी बदलना पड़ेगा। पापा मोदी जी मुँह दिखाना खाने के लायक नहीं रहे हैं, ये कहीं छोड़ा नहीं है हमें। आपके इस पे क्या विचार हैं? ईरान के जो बादशाह है, एक छोटा सा 9 करोड़ लोगों का मुल्क अमेरिका जैसे देश को अगर झुका सकता है, तो ये दुनिया को क्या सबक दे सकता है? आप इस पे अपने विचार रखना। डॉक्टर साहब जी, कैसे देखते हैं आप इस पूरे, अब चूँकि 2 हफ्तों का सीज फायर हो गया है और मुझे लगता है सीज फायर नहीं है, वो पतली गली से निकल के भाग लिया अब वो इधर मुड़ के देखने वाला नहीं है। इजराइल अलग थलग पड़ गया है, हालांकि लेबनान में वो अभी मिसाइलें दाग रहा है। तो क्या समझा आपने इसको, पूरे प्रकरण को? देखिए, दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है और बदलाव ही एक ऐसी चीज़ है जो कांस्टेंट है। मैं इस सारे प्रकरण में एक देख रहा हूँ कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में या और भी जो व्यवस्था है उसमें जनता सबसे ज़्यादा एक महत्वपूर्ण है। अगर ट्रंप ने पैर पीछे हटाए हैं, हाथ खींचे हैं, तो वो एक पब्लिक का प्रेशर था, जनता का दबाव था। ईरान के 90 लाख लोगों का, वो अमेरिका के 90 लाख लोगों का, अमेरिका में कुछ जो अंधभक्त बचे होंगे उनको छोड़ के समूचा अमेरिका ट्रंप की हरकतों से आजिज आ चुका था, परेशान था और वो चाहता था कि ऐसी स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए। और वहाँ 25वें संशोधन को लागू करने की बात भी हो रही थी। और ये चीज़ें जाहिर सी बात है ट्रंप को भी पता चल रही होंगी। वो असल में डेमोक्रेटिक कंट्री है, जिसे कहते हैं सच्चा लोकतंत्र। लोकतंत्र नहीं, लोकतंत्र वहाँ। और वहाँ ये है, 25वें संशोधन का रूल ये है कि अगर प्रेसिडेंट 5-6 घंटे के लिए सर्जरी में भी जाएगा और वो एनेस्थीसिया उसको दिया जाएगा, बेहोश किया जाएगा, तो उस वक्त वो सारे अधिकार वाइस प्रेसिडेंट को चले जाते हैं। सर्जरी के टाइम में भी, बेहोशी में। अब सोच के देखिए कितनी बड़ी बात है। क्योंकि उन 4-5 घंटों की बेहोशी में कौन चलाएगा शासनतंत्र को? ठीक बात है। तो वहाँ का संविधान ये सारे के सारे अधिकार 25वें संशोधन के माध्यम से उपराष्ट्रपति को देता है और वहाँ इसको लागू करने की बातें होने लगी थी। ये जनता का दबाव था कि ट्रंप को अपने पैर वापस हटाने पड़े वहाँ से। मैं तो इस तरीके से इसको देखता हूँ। दूसरी तरफ आप जनता देखिए कि जब भी उसने ये कहा कि एक सभ्यता आज रात को ख़त्म हो जाएगी, तो ईरान ने उसका क्या जवाब दिया कि करोड़ों लोग ईरान के उन बिजली घरों को, उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको संभालने के लिए उसके इर्द गिर्द इकट्ठा ह्यूमन चेन बना दी थी उन्होंने। हाँ, ये 2 चीज़ें आप देखिए कि शासनाध्यक्ष और सरकारें जो करती हैं, अगर वो जनता की इच्छा के विरुद्ध जाएंगी तो जनता के पास ये जवाब है। ईरान ने अपनी जनता का इस्तेमाल, थोड़ा सा डेरोगेटरी शब्द लगेगा, सदुपयोग इस काम के लिए करा कि वो अमेरिका की ये जो हरकत थी इसका जवाब दे सके। अब दोनों पार्टीज में आप देखिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जनता है। एक तरफ ट्रंप पे जनता का इतना भारी दबाव है कि उसको ये कदम अपने वापस लेने थे और इसके लिए एक रणनीति, बहाने बनाने पड़ते हैं। ऐसा आप कैसे जाओगे कि एग्जिट रूट जो पहले नहीं लिया था, तो पहले खोज रहा था वो, तो हाँ वो कर रहा था। लेकिन मैं इसे पूरी तरीके से मानता हूँ कि अमेरिका की जनता कतई इसके खिलाफ थी और ट्रंप को की मजबूरी थी कि वो उनकी भावनाओं की कदर करे। और दूसरी तरफ ईरान ने ये करा।
आप देख रहे होंगे कि सरकार एक अलग चीज़ है, जनता एक अलग चीज़ है। भारत में सरकार का एटीट्यूड कुछ था और जनता का कुछ था। इस सारे कदम से देश की जनता को भारत की राहत मिली है। हमारी कोई भूमिका इसमें थी नहीं, होनी चाहिए थी, क्योंकि हम ये दावा करते हैं कि हम युद्ध के नहीं बुद्ध के देश हैं। हमारा प्रधानमंत्री देश के रूप में तो हमारे पाँव उसी समय कट गए थे, हाथ पाँव जी, जब हम इजराइल के दौरे पे प्रधानमंत्री गए और उनके आते ही हमला हो गया। देखिए, युद्ध में किसी की कोई जीत और हार उस तरीके से नहीं होती। हो सकता हम लोग ये कह रहे कोई ट्रंप की फजीयत होगी, ये होगी, लेकिन अमेरिकी जनता की जीत है। और इसी तरीके से अगर किसी भी तरह का रेजीम है, मान लीजिए चाइना में है, तो वहाँ की जनता ही वहाँ के शासन को एक तरीके से रेगुलेट करती है। हो सकता है ऊपरी तौर पर ना लगता हो कि वहाँ एक कम्युनिस्ट व्यवस्था रही है, लेकिन जनता का दबाव, जनता की इच्छा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। हमारे देश में स्थिति विपरीत है। आप सब समझ रहे हैं क्या है कि जनता यहाँ कुछ भी कहती चिल्लाती रहे, सरकार पर असर नहीं पड़ता। हमारी सरकार जनता के प्रति अपनी जवाबदेही को मानती ही नहीं। हाँ, उनका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हम एक ना कंज्यूमर कंट्री बन के रह गए। भारत जब गरीब था, पूरे मतलब लंबे समय तक हमने गरीबी झेली है। विकासशील देश में तीसरी दुनिया के देश हम कहलाते थे, लेकिन हमारी आवाज़ में दम था। नेहरू और गांधी को लोग सुनते थे, सुनना पसंद करते थे। इवन जापान के भी बड़े बड़े साहित्यकार और बड़े बड़े जो लीडर्स हैं वो नेहरू को उनकी तारीफ करते हैं। तो वो इसलिए नहीं हो रही थी कि उनके पास कोई बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति थी। तो भारत की अपनी जो ताकत थी वो ये थी कि हमारे पास एक हजारों साल की एक सभ्यता थी जिसका आधार शांति था, प्रेम था, अहिंसा था, और वो सारी चीज़ें हमने खो दी और हम एक कंज्यूमर कंट्री बन कर रह गए। हम हर चीज़ से डरते हैं। हम नाराज, वो नाराज इसलिए हो जाएगा तो हमें ये चीज़ नहीं मिलेगी, उससे हमें ये चीज़ मिल रही है वो नहीं मिलेगी तो ये हो जाएगी। हमारा विदेश मंत्री कहता है कि चाइना एक बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति है, बड़ी जीडीपी का देश, हम उससे लड़ नहीं सकते, यानी कि वो हमें पीटता रहे, हमें अपमानित करता रहे, हम नहीं लड़ेंगे। अजीब स्थिति है। और फिर अगर आप बड़ी इकोनॉमी से नहीं लड़ रहे तो छोटी इकोनॉमी पे हमला करने का आपको क्या अधिकार है? अब पाकिस्तान को जब चाहे आप दावे करते हो पीट लेंगे। ठीक बात है। तो अगर हमारा कोई स्टैंड नहीं रहा इस पूरे जो ये रहा है क्राइसिस में, हमारा कोई स्टैंड नहीं था। और हमारी देखिए हम कहाँ खड़े थे। अमेरिका, डोनाल्ड इज माई फ्रेंड। ईरान के राष्ट्रपति से हमारे सभ्यतागत रिलेशन है लंबे समय से, वो भी हमारा मित्र था। और अभी जब प्रधानमंत्री गए थे तब भी इस बात, इजराइल को उन्होंने कहा कि हम बहुत ही भरोसेमंद दोस्त हैं और हर समय आपके साथ खड़े रहेंगे। यानी तीनों देश जो इसमें मुख्यतः इन्वॉल्व हैं वो हमारे मित्र हैं। और धर्मेंद्र जी, एक बात है कि जो सबका मित्र होता है उसका कोई मित्र नहीं होता। हाँ, जो सबका दोस्त है उसका कोई दोस्त नहीं। युद्ध की स्थिति में तो किसी ना किसी पक्ष में खड़ा होना पड़ेगा, आप निष्पक्ष नहीं हो सकते। लेकिन हमने तो चुना इजराइल और ट्रंप। हम इधर भी हैं, उनको भी ठीक से नहीं चुना हमने। हम तो चुप रहे, मौन रहे। हमने ऐसे दिखा दिया कि भैया तुम लड़ते रहो, हमारा कोई लेना देना। इवन हमने पाकिस्तान को, वो तो दलाली करते हैं। अब ये हमारी खींच थी ना। अब अगर वो अपने झगड़े का समझौता पाकिस्तान से कराना चाहते हैं तो आपको क्या तकलीफ है? और अगर तकलीफ है तो आप इसका विश्लेषण करो और अपनी जनता को बताओ। आप तो पुरानी रील निकाल के बता रहे हो कि भारत ये करेगा, भारत ये करेगा। तो भारत के इतिहास में इतना अपमानित होने वाला क्षण कभी आया ही नहीं, दौर नहीं आया कि जब उसको पूरे विश्व ने खारिज कर दिया एक तरीके से। और सवाल ये नहीं है कि इन जो राष्ट्र 200 के करीब देश हैं उनके राष्ट्राध्यक्ष, उनकी सरकारें क्या सोच रही। दुनिया भर के जो 800 करोड़ की आबादी है वो भारत के विषय में आज क्या सोच रही है, वो हमें किस नज़र से देखेंगे। वी द इंडियंस, हम पहले ही एक उस दौर से गुजर रहे हैं जहाँ पश्चिमी राष्ट्रों में, विकसित राष्ट्रों में हमारे बच्चे जो जा रहे हैं उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार हो रहा है। वो सभ्यताएं जो इस तरह का काम नहीं करती थी, और अब वो ये कह रही हैं कि इंडियंस हो तो बाहर निकलो। अब वो उनके जो हमारे रह रहे हैं वहाँ पर डायस्पोरा हमारा, वो उनकी नज़रों का सामना कैसे करेंगे? हम बहुत कमज़ोर पड़ गए हैं वैश्विक स्तर पे। अब इसका दोष किसे दें? जाहिर सी बात है, क्योंकि हमारा प्रतिनिधित्व सरकार कर रही है तो ये जिम्मेदारी तो उसी की है। लेकिन सरकार तो इसको ऑन नहीं करेगी, वो स्वीकार नहीं करेगी हमसे कोई गलती होगी। हमारे पास ऐसी शासन व्यवस्था है वर्तमान में कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता
उनका एकमात्र लक्ष्य यह है कि किसी भी तरीके से आप चुनाव जीतो, चुनाव जीतो, चुनाव जीतो। तो बहुत बुरी स्थिति है। और आप देश के नागरिकों से पूछ लो, जैसे मैं कहता हूँ ट्रम्प के कुछ भक्त हैं, बहुत नागरिक तो ईरान के पक्ष में ही थे हमारे। नहीं, ईरान के पक्ष में हमें होना ही चाहिए था। ठीक नहीं, आप ईरान से ईरान आपका बॉर्डर स्टेट रहा है जब अखंड भारत था। ईरान की ये कहा जाता है कि जो इंडो पर्शियन जो यूरोपियन लैंग्वेज हैं वो सारी यहीं से विकसित हुई। हम बड़े खुश होते हैं ये कह के कि पारसी जुबान जो है वो संस्कृत से उद्भव हुआ है उसका। और वहाँ के जो ये खामेनेई थे तो उन्होंने, नितिन गडकरी का आ रहा था कि जब वो उनसे मिले तो उन्होंने बताया कि हम मूल रूप से लखनऊ के रहने वाले हैं। यानी 3-4 जनरेशन पहले उत्तर प्रदेश से लोग गए थे वहाँ। तो उनका और हमारा तो मतलब एक पड़ोसी होने के नाते भी, और दो सभ्यताओं के जो संबंध है उसके नाते भी, और जो उनकी और हमारी संस्कृति मिलती है। अब हम मानेंगे, हम जलेबी तो ईरान से आई है, कितने शौक से खाते हैं हम। आज जाके इतने ग्लोबलाइजेशन के हाइट पे जाके हम कहते हैं कि भाई ये अमेरिकी फलियाँ आने लगे या वेस्टर्न आने लगे, लेकिन ये चीज़ें तो हमारे जीवन में शामिल थी हमेशा, चाहे समोसे के रूप में, जलेबी के रूप में। और ये तो कल्चरली हम बहुत उनके करीब हैं। तो हमारी भाषाई साम्यता थी। ऐसे मित्र को छोड़ना ऐसे वक्त में, सबसे बड़ी बात है कि आपने कोई स्टैंड नहीं लिया। कहीं तो होते आप यही कह देते कि हम किसी के साथ नहीं है भाई, हम तटस्थ हैं, गुट निरपेक्ष, हम नहीं इसका हिस्सा नहीं। भाई शांति रखो दोनों पक्ष। वो भी नहीं बोला। इसलिए अब आप अपनी भूमिका तलाश रहे हैं कि इस पूरे सारे प्रकरण में आपकी कोई भूमिका तो किसी रूप में रही नहीं। और आपने ये सिद्ध कर दिया कि आप अमेरिका के पिछलक्कू हैं, आप किसी न किसी इजराइल के दबाव में काम कर रहे हैं। और कुछ ऐसी ताकतें हैं जो हमारे प्राइम मिनिस्टर को, नेतन्याहू को और ट्रंप को, जिन्होंने कंप्रोमाइज़ कर लिया। मजे की बात तो ये है, दुर्भाग्य की बात यह कि वो दो हों कंप्रोमाइज तो समझ में आता, हमारे वाला क्यों है, इनका क्या कौन सी रकदम। और अगर नहीं है, चलिए हम अब भी नहीं मानते कि है, तो कम से कम देश को बताएं। तो हर महीने आते हैं मन की बात में, बात करते हैं, बता दें एक बार। भाई एक छोटी सी बात है, जब घर का बच्चा कुछ कर आता, बाहर कोई गलत काम कर रहा है, तो घर वाले ये बताते हैं हमें तो बता दे ठीक से, तभी तो मदद करेंगे। तो यहाँ तो बच्चा क्या बापू बता के राजी नहीं है कुछ, किसी को क्या हो रहा है कि जो मैंने कर दिया सही कर दिया। तो देश की जनता बहुत कंफ्यूज्ड है, और वो जो कंफ्यूजन है, वो जो संशय का वातावरण है, वो हमारे पूरे राष्ट्रीय स्तर पर दिख रहा है। तो भारत ने इस युद्ध में, पता नहीं ईरान, इजराइल ने, अमेरिका ने क्या खोया, भारत ने बहुत कुछ खोया है। अगर कोई मानने वाला लॉसेज वाली पार्टी तो हम ही हैं, है ना। और पाकिस्तान ने इस सारे में अचीव किया। जब ट्रंप ने मुनीर का जिक्र अपने उस ट्वीट में भी किया है, यानी कि वो वहाँ के प्रधानमंत्री का तो कर्तव्य है ही, लेकिन मुनीर को खास तौर से मान रहा है। और हम कहीं नहीं है, लेकिन हमें जरूरत किस चीज़ की है? हमारा तो डंका बज रहा है, लगातार बज रहा है। डंका तो इलेक्शन कमीशन का भी बहुत बज रहा है अपना सर। हाँ, कल ये डेरेन ओब्राय वगैरह गए थे टीएमसी के सांसद ज्ञानेश कुमार से मिलने, तो इसने उनको कहा गेट लॉस्ट, इतना मतलब बात पड़ गई। वो काफ़ी चल रहा है मामला। और उसने एक ट्वीट किया, उस ट्वीट में लिखा हुआ है कि चुनाव आयोग की टीएमसी को 2 टूक। मतलब ऐसा चुनाव आयुक्त ऐसे व्यवहार कर रहा है जैसे वो बीजेपी की एक शाखा हो। अरे वो तो चुनावी प्रकोष्ठ तो है ही उनका एजेंट के रूप में काम कर रहा है लंबे समय से। हम और दुनिया भर के लोग जो, इवन ममता बनर्जी की खुद की सीट पे काफ़ी 25% के आसपास। हाँ, नहीं उन्होंने पूरी व्यवस्था कर ली है, व्यवस्था कर ली है। आपको याद आ रहे होंगे, हाँ हरियाणा में की थी जी उन्होंने, तो वो सारी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं और वो इस कला में बहुत पारंगत हो चुके हैं। मेरा तो एक कहना है कि अगर इस देश का विपक्ष ये मानता है कि चुनावों में गड़बड़ी हो रही है सारी व्यवस्थाएं, तो चुनावों का बहिष्कार क्यों नहीं करते? अगर वो इन चुनावों में भाग ले रहे हैं ये मानते हुए कि SIR के माध्यम से बहुत बड़ा खेल हो चुका है, ये मानते हुए कि EVM में गड़बड़ है, ये मानते हुए कि पार्टी भाजपा हर एक हथकंडा अपनाएगी, अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, हुई हैं और अब फिर होंगी, तो हमारे देश के जो अपोजिशन पार्टी है वो इसका हिस्सा क्यों बन रही है? हिस्सा बनने का मतलब ये है कि आप जो ये आरोप हैं आपके, आप इनको नहीं मानते। सीधी बात है तो चुनाव में हिस्सा ले रहे हो, दूसरा सारी गड़बड़ियां बता रहे हो। हाँ, तो अब वो क्या करेंगे? जैसे तमिलनाडु है तो पता है कि वहाँ नहीं होना कुछ, तो वो स्टालिन को चला जाएगा।
असम जो मेरी जानकारी है वो भाजपा को जा ही रहा है, जिस तरह के माहौल बन रहे हैं, और इनको प्रदेशों में मतलब वो कब्जा कर लेंगे। केरल में पता नहीं किस तरह का परिणाम रहेगा, तो वो ये देख लेते हैं कि इस केरल में तो ये है ही नहीं, 3-13 ऐसे व्यवस्था करते हैं वो कि शक पैदा ना हो। पहले पूरी योजना, पूरा दिमाग इस चीज़ पर लगाया जाएगा कि ऐसी कुछ सीटें कर लो जहां ये जीतने की स्थिति में है, कहीं जिता दो, कहीं अपने आप को जिता लो, कहीं मार्जिन कम कर दो। ये पूरा गणित, ये सारा जो बौद्धिक श्रम होता है इनका, वो इसी काम पे होता है। और उसमें इलेक्शन कमीशन के अधिकारी भी बैठते होंगे, मुझे तो ये भी डाउट है। वो तो फिर रूट प्लान तो ऐसे ही है ना, पूरे कहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से क्या लेना है, कहाँ किसको क्या बनाना है, वो पूरी व्यवस्था होती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जैसी एक प्रदेश में चुनाव समाप्त हुए, उस प्रदेश के अगले चुनाव के लिए तैयारी शुरू कर देती है। ठीक है ना, तो पॉलिटिकल पोलराइजेशन, कास्ट बेस्ड पोलराइजेशन, रीजनल, वो सारी चीज़ें अलग हैं। और वो इस तरीके से ये करते हैं कि अभी आपको लगेगा कि वो आने शुरू हो जाएंगे, अब सर्वे वगैरह आ भी रहे हैं, तो उसको कि ये तो पहले ही लग रहा था कि ये होगा। और अब ये देखिए कि जो हेमंत बिस्वा शर्मा है वो मुख्यमंत्री भाजपा का ही है ना। हाँ, वो बहुत ही गंदा गंदा बोल रहा है आजकल जी। किसी ने कोई आवाज़ दी इस पे? है बहुत ही, मतलब बहुत ही ज़्यादा वाहियत बोल रहा है। और मजे की बात यह है कि पूरी भाजपा में से हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ कोई नहीं खड़ा हुआ। कोई खड़ा हुआ? क्योंकि वो जो बदमाश आदमी है, इतना बदमाश है वो इनको अलग करके अपने आप को मजबूत कर रहा है। इनकी स्थिति खराब की है भाजपा का मुख्यमंत्री होने के नाते, लेकिन पार्टी नहीं बोल रही रत्ती भर भी, कोई उसके पक्ष में नहीं आ रहा। इसका मतलब वो भी जानते हैं कि हेमंत बिस्वा क्या स्थिति है, और वो भी क्या है, उन पासपोर्ट के नकली असली पे फंसा हुआ है, ये नहीं बता रहा। उसका भी आरोप कर देना कि जो 52,000 करोड़ रुपए वहाँ व्योमंग में जमा है और कंपनी बनाएगी, उसका क्या है, उसके बारे में नहीं बोल रहा। सबको पता। अब आप छोड़ दीजिए असम की जनता के विवेक पे वो क्या फैसला लेती है। और खुलेआम वो बताओ क्या कह रहा है कि पवन खेड़ा का पेड़ा बना दूंगा, पेल दूंगा, और भी बहुत, और एक बहुत ही शानदार गाली दी है। मेरे ख्याल से उसका अनुकरण करेंगे भारतीय जनता पार्टी के और लोग, जो कि कम से कम प्रधानमंत्री को इतना नैतिक साहस तो होना चाहिए कि एक मुख्यमंत्री को डांट दे। वो मुख्यमंत्री जो कहता है कि अल्पसंख्यकों के लिए ऐसा माहौल बना दूंगा, मुसलमानों के लिए, कि असम अपने आप छोड़ कर भाग जाएंगे। उनको उनकी मजदूरी नहीं दी जाएगी, उनको उनकी दुकानों से आप सामान लोगे वो नहीं, उसके पैसे नहीं दिए जाएंगे, उनको उनके साथ भेद किया जाएगा। बंदूक चला के बता रहा है, और अब इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहा है। और तो और आप छोड़िए कि गले में खड़गे जी इतने वयोवृद्ध हैं, मेरे ख्याल से भारत की राजनीति में अब सबसे उम्रदराज व्यक्ति हैं वो, उनके लिए कह रहा है कि पगला गया। और किस तरह की हरकतें वो कर रहा है। तो या तो भाजपा उसे ये मान रही है कि भाजपा में रहते हुए भी हेमंत बिस्वा हमारा आदमी नहीं है, और अगर है तो आप कम से कम कुछ तो इलाज कीजिए उसका। ठीक बात है जी। और किस तरीके से पवन खेड़ा के घर पे लोग भेजे जा रहे हैं। आज जो पुलिस व्यवस्था है वो चुनाव आयोग के हाथ में है। भेज रहे हैं पुलिस, स्टेट गवर्नमेंट की नहीं है, तो क्या चुनाव आयोग ने भेजे हैं? नहीं, ममता बनर्जी पे भी आरोप लग रहे हैं। अब तुमने डीजीपी तुमने बदल दिया, पुलिस कप्तान तुमने बदल दिए, डीसी तुमने बदल दिए, फिर अब ममता की सरकार कहाँ है अब? और मजे की बात, हैरत ये देखिए कि अमित शाह बोल रहे चुन चुन के बाहर निकालेंगे। 10 साल से क्या कर रहे हो तुम? चुन चुन के कितना और टाइम चाहिए? 5 साल में निकाल देंगे। 5 साल बाद अगले 5 में निकाल देंगे, फिर नहीं करते रहो। तो लोगों ने तो मान ही लिया है कि बड़ी निराशा लोगों में, जब उनसे बात करो, नहीं भाई साहब नहीं जाती, बीजेपी नहीं जाती, बीजेपी अगले 30 साल नहीं जाती, कोई 20 साल, कोई 30 साल, कोई 50 साल की लिमिट बता रहा है। भैया जाए ना जाए, हम तो सब चले जाएंगे हम तो बचेंगे नहीं तुम्हारा देश देखने के लिए, सीधी सी बात है। समझा ही सकते हैं, भौंक सकते हैं। कई बार अपनी समझदारी की बातों को भौंकने की श्रेणी। लेकिन ईरान का ओवरऑल कह सकते हैं सर कि जो उसने संघर्ष किया है, ईरान ने पूरी दुनिया को एक नई नजीर, ईरान ने पूरी दुनिया के सामने ये दिखा दिया कि युद्ध हौसलों से लड़े जाते हैं, हथियारों से नहीं। हाँ, और स्वाभिमान की लड़ाई सबसे बड़ी लड़ाई है कि वहाँ बच्चा बच्चा सड़क पे था। और युद्ध में हार जीत कोई मायने नहीं रखती भाई। बात यह है कि आपने युद्ध को किस शिद्दत और किन मूल्यों के लिए लड़ा गया। ठीक बात। तो युद्ध कोई छोटी चीज थोड़ी है। युद्ध तो हमारे यहाँ गीता में यही तो हुआ था। भगवान ने खुद ही कहा था कि लड़ो।
तो मुझे तो अब भी लग रहा था कि शायद ईरान में कोई भगवान श्री कृष्ण कह रहा था इन लोगों को। लेकिन एक अच्छा चीज़ उनके साथ ये होगी, उनके पास स्टेट ऑफ हार्मोज आ गया सर, अब वो उस पर प्रति बैरल $1 की वसूली करेंगे और ऐसा करके उनको है ना वो तो 7200 करोड़ के आसपास रोजाना आमदनी कि होगी। ट्रंप की भाषा कैसे बदली है कि ईरान के पुनर्निर्माण में, रिस्ट्रक्चरिंग में जो मदद हम कर सकते हैं वो करेंगे। और एक हमारे यहाँ है मोहन भागवत जी कि संत आए विश्वगुरु बनाने के लिए हम डंडा लेके साथ खड़े हैं, साथ नहीं पीछे खड़े हैं और उधर को मुंह करेंगे वाम और भाग लिए। तो हम तो कतई नकली से लोग हैं भाई। पता नहीं बीच में एक दौर ऐसा आ गया था कि भारत की अपनी कोई आइडेंटिटी है और ताकत है, भारत और उभरती हुई ताकत है। हालांकि अमित शाह जी अब भी कहते हैं कि भारत दुनिया में अगर कोई समस्या हो और उस पर अगर मोदी जी ना बोले तब तक दुनिया ही उसको समस्या नहीं मानती। हाँ तो नहीं बोले इसका तो समस्या थी नहीं। मोदी जी नहीं बोलेंगे। दोस्तों, लड़ाई हौसलों से लड़ी जाती है, हथियारों से नहीं। ईरान ने यह साबित कर दिया है और भारत का अधिकांश जनमत इस युद्ध में ईरान के पक्ष में था। सिर्फ सत्ता में बैठे कुछ लोग इसके पक्ष में नहीं थे क्योंकि वो अपने हाथ इजराइल के हाथों कटवा चुके थे। उम्मीद है कुछ बदलेगा, बदलाव आएगा, सोच में बदलाव आएगा और हम जो एक दौर में भारत की पूछ दुनिया करती थी उस पर कभी हम दोबारा पहुंचेंगे। आपका इस बारे में क्या कहना है ज़रूर कमेंट करके बताना। शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार।